वीडियो एक शॉर्ट सी वीडियो है, इस वीडियो के अंदर है एक काला पट्टा मुश्किल आसानी आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर।
जान। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ जो है सुन सकते होंगे। आज जो है वो 24 अगस्त सन 2021 है और आज बरोज़ मंगल है, यानी कि ट्यूसडे। ठीक है जी। और ज़रा कनेक्ट करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि हाशिम राना साहब के माइक से आने वाली आवाज़ें जो है आपको इंटरटेन कर रही होंगी अभी तक। बहरहाल, तो लास्ट क्लास जो हमने हमारी हुई थी, उस लास्ट क्लास में हमने जो है वो डिस्कस किया था, ये होमोजेनिटी जो है वो प्रीफिक्सेस और होमोजेनिटी को डिस्कस किया था और फिर उसकी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट की थी। तो अभी तक सूरत हाल ये है कि हम होमोजेनिटी तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है। आज जो है वो हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे और वो नया कॉन्सेप्ट जो क्या कहलाता है, वो नया कॉन्सेप्ट जो है वो कहलाता है टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है जी। ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ एरर्स। एक सेकंड जरा रुकिएगा।
ऑलराइट, तो हम बात करना चाह रहे हैं टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है, टाइप्स ऑफ एरर्स। देखिए, होता है कि जब आप फिजिक्स में कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं और रीडिंग्स ले रहे होते हैं और जो है वो चीज़ों को जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो आपकी कैलकुलेशंस में, आपकी मेजरमेंट में, आपकी जो है वो रिजल्ट निकालने में जो है वो गलतियाँ होती हैं। बिकॉज नो बडी इज परफेक्ट एंड नो बडी कैन क्लेम कि मेरा कभी कोई आंसर गलत नहीं आता, हमेशा 100% करेक्ट आता है। इट इज ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल। सो ईच एंड एवरी रीडिंग मस्ट हैव सम काइंड ऑफ एरर। हर रीडिंग के अंदर या हर मेजरमेंट के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो एरर जरूर होती है। अब जी एरर्स होती हैं, एक हमारी जो मेजरमेंट में एक्सपेरिमेंटल जो एरर्स होती हैं उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी जो है क्या कहलाती है? पहली कैटेगरी जो है वो कहलाती है रैंडम एरर। ठीक है, पहली कैटेगरी क्या कहलाती है? रैंडम एरर। और जो दूसरी कैटेगरी है वो क्या कहलाती है? दूसरी कैटेगरी जो है वो कहलाती है सिस्टमैटिक एरर कहलाती है। ठीक है, तो हम बेसिकली एरर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी जो क्या कहलाती है? कैटेगरी कहलाती है रैंडम एरर। और जो दूसरी कैटेगरी है हमारी वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सिस्टमैटिक एरर। इन दोनों में फर्क क्या होता है? इन दोनों में फर्क हम बड़ी तफसील से डिस्कस करेंगे। हम एक काम ये करते हैं कि हम दो कॉलम्स बनाते हैं। एक कॉलम में हम लिखेंगे रैंडम एरर के बारे में और दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे सिस्टमैटिक एरर के बारे में। ठीक है, एक कॉलम में हम लिखेंगे रैंडम एरर के बारे में और दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे सिस्टमैटिक एरर के बारे में। और जो ये रैंडम एरर और जो सिस्टमैटिक एरर है, इन दोनों के बारे में जब हम एक कॉलम में लिखेंगे तो ये दोनों आपस में कंपेयर भी हो जाएंगे इस बार। ठीक है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात जो यहाँ पर है वो ये है कि आपकी जो एरर होती है, आपकी जो रैंडम एरर होती है, ये जो आपकी सिस्टमैटिक एरर होती है, इस बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि एक ऐसी एरर जो कि एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने पर उसको जो है वो अवॉइड किया जा सकता है या उसको जो है इम्प्रूव किया जा सकता है या उसको जो है मिनिमाइज किया जा सकता है, उसको हम रैंडम एरर कहते हैं। और एक ऐसी एरर जो कि रिपीट करने पर और एवरेज लेने पर उससे कोई फायदा नहीं होता, उस एरर को हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। अब मिसाल देखें। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि आप एक रीडिंग्स लिखे थे। आप मिसाल के तौर पे फर्ज करें केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, टाइट्रेशन का। अब आप दो दोस्त मिलकर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। एक दोस्त जो है वो रीडिंग देखता है, आपको बताता है और आप उसको नोट करते रहते हैं। तो वो पहली रीडिंग आपको बताता है 1.5, दूसरी रीडिंग आपको बताता है 1.6, फिर तीसरी रीडिंग बताता है 1.7, फिर बताता है 2.8, फिर बताता है 3.4, फिर बताता है 3.2, फिर बताता है 3.8, फिर बताता है 3.4। 3.4 बताता है लेकिन आप गलती से क्या लिख देते हैं? 4.3। ये रीडिंग एक्चुअली क्या थी? रीडिंग एक्चुअली 3.4 थी लेकिन आपने गलती से इसको 4.3 लिख दिया। लेकिन अब इतनी सारी रीडिंग्स हैं कि अगर आप इतनी सारी रीडिंग्स का अगर एवरेज निकालेंगे तो उसका एवरेज जो है वो फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर आ जाएगा। मिसाल तौर पर फाइनल आंसर आपका 2.9 आना था तो 2.8 आ जाएगा वो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका आंसर जो बिल्कुल गलत है। यानी अगर फर्ज करें कि अगर आप सिर्फ एक ही रीडिंग ले रहे होते 4.3 और इसी से आंसर निकाल रहे होते तो आपने तो उसको 3.4 को एक्चुअली 4.3 लिख दिया था तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आता। लेकिन अब इसके अलावा अगर आप एक गलत रीडिंग ले रहे हो तो उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 सही रीडिंग भी तो ले रहे हो। जब आप एवरेज निकालोगे ना तो एवरेज जो है ना वो इस गलती को काफी हद तक क्या कर देगा? काफी हद तक कवर कर देगा। लेकिन फर्ज करें कि अगर आप एक वर्नियर कैलिपर से कोई रीडिंग ले रहे हैं और उस वर्नियर कैलिपर में जो है 0.2 की एरर है, तो अगर आपकी पहली रीडिंग आती है 1.20 तो एक्चुअली वो 1.20 नहीं होगी, वो उसमें 0.2 की एरर होगी। दूसरी रीडिंग आप लेते हो 2.10 तो एक्चुअली 2.10 नहीं होगी, उसमें 0.2 की एरर होगी। फर्स्ट अगर आप रीडिंग लेते हो 3.12 तो ये एक्चुअल रीडिंग नहीं होगी, इसको इसमें 0.2 की एरर होगी। आप लेते हो 4.22 तो ये सही नहीं होगी, इसमें 0 एरर होगी। तो आप जितनी भी रीडिंग्स लोगे सारी रीडिंग गलत आएंगी। अगर आप इन तमाम रीडिंग्स का एवरेज निकालोगे तो अब एवरेज भी क्या आएगा? वो एवरेज भी गलत आएगा।
तो सिस्टमैटिक एरर जिसका मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर का मतलब ये होता है कि एक ऐसी एरर जिसका एवरेज लेने पर रीडिंग को रिपीट करके एवरेज लेने से कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जो आपकी रैंडम एरर होती है ना, वो बेसिकली उसको अगर आप रिपीट करें, बार बार रीडिंग लें और उसका एवरेज लें तो आपकी रीडिंग सही आ जाएगी। मिसाल तौर पर आप सिंपल पेंडुलम का जो है वो टाइम पीरियड नोट कर रहे हैं। आपने क्या किया कि उसको 10 टाइम्स ऑसिलेट कराया और टाइम नोट किया। फिर अगली दफा 10 टाइम ऑसिलेट कराया, उसका टाइम नोट किया। फर्स्ट करें पहली दफा हमने 10 के बजाय 11 दफा ऑसिलेट करा दिया उसको। आप समझ रहे हैं 10 दफा उसने ऑसिलेट किया, बट एक्चुअली उसने 11 दफा ऑसिलेट किया है। तो 10 दफा का टाइम अगर 5.2 आना था तो बजाय 5.2 के फर्स्ट करें 5.4 आ गया। फिर आपने रीडिंग को रिपीट किया, फिर 10 ऑसिलेशन का टाइम निकाला, फिर वो 5.2 आया। फिर अगली रीडिंग को आपने दिया, उसका 5.22 आया। फिर अगली दफा निकाला 5.18 आया। फिर अगली दफा निकाला 5.44 आया। तो जब आप ये 5-6 दफा करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, तो आपका आंसर काफी हद तक सही आ जाएगा। हालांकि उसमें से आपकी एक रीडिंग गलत होगी वो, लेकिन वो एरर कौन सी कहलाएगी? वो रैंडम एरर कहलाएगी। क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने से मैं उस गलती का मदावा कर सकता हूँ, मैं उस गलती को इम्प्रूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर सिस्टमेटिक एरर होगी, मिसाल के तौर पर अगर मैं फॉर्मूला ही गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं 10 दफा भी कैलकुलेट करूंगा तो 10 की 10 दफा मेरा आंसर गलत आएगा। अगर मेरे जो है फर्ज करें कोई मेजरमेंट ही गलत है, मिसाल के तौर पे मैंने पेंडुलम की लेंथ ही गलत नापी है और उसको चाहे मैं 10 दफा जो है उसको ऑसिलेट कराता रहूं, टाइम पीरियड हमेशा गलत आएगा उसका। तो रैंडम एरर वो होती है कि जिसमें अगर आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें, रीडिंग्स को रिपीट करें मैनी टाइम्स, उनका एवरेज लें, तो आपकी रैंडम एरर एडजस्ट हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। इन सिस्टमेटिक एरर में आप चाहे जितनी दफा भी एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर लें, उसको रिपीट करने से, एवरेज करने से कोई फायदा नहीं होता, आंसर आपका गलत का गलत ही रहता है। ये बेसिक क्राइटेरिया है रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर के दरमियान। सही है। पहला पॉइंट क्या मैंने लिखा? पहला पॉइंट मैंने लिखा कि अ रैंडम एरर can be improved by repeating measurements and taking average। यानी अगर आप जो है मेजरमेंट को बार बार रिपीट करें और रीडिंग्स का एवरेज लें, तो आपकी रैंडम एरर का असर काफी हद तक जो है वो कम हो सकता है। लेकिन एक सिस्टमैटिक एरर जो है ना, उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। A systematic error cannot be improved. A systematic error cannot be improved by repeating the measurements and taking average। ठीक है। यानी कि आप मेजरमेंट को रिपीट करके रीडिंग्स का एवरेज लेकर जो है वो आप सिस्टमैटिक एरर को इम्प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन आप एक रैंडम एरर को जो इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप रीडिंग को जो है रिपीट करो और फिर उसका एवरेज। ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये रैंडम एरर होती है, ये नॉर्मली होती क्यों है? ये रैंडम एरर्स नहीं होती कि बाद आप गिनती भूल गए, बाद आपने जो है वो पैरेलक्स एरर कर दी, बाद आपने जो है वो कोई जो है डिजिट उल्टी लिख दी, या बाद ऐसा होता है कि आपका जो ह्यूमन रिएक्शन टाइम होता है उसकी वजह से आप गलती कर देते हो स्टॉप वॉच को ऑन करने में, ऑफ करने में। तो जो रैंडम एरर होती है वो नॉर्मली ह्यूमन एरर होती है। नॉर्मली का मतलब ये है कि आप मेरी जबान मत पकड़ लिएगा कि हमेशा ह्यूमन एरर ही रैंडम होती है। रैंडम एरर जो है वो नॉर्मली ह्यूमन एरर की वजह से होती है और उसमें इंसान की कोई ना कोई गलती होती है छोटी मोटी, जिसकी वजह से रैंडम एरर होती है। ये मैं नॉर्मली का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमेशा 100% हमेशा ऐसा नहीं होता। इसी तरह से सिस्टमैटिक एरर जो होती है वो नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है। तो इंस्ट्रूमेंट आपका खराब होता है, इसमें एरर होती है, या आप फॉर्मूला गलत यूज कर रहे होते हैं, या आपने कोई चीज गलत अज्यूम कर ली होती है। मिसाल के तौर पे आप ऊपर से जहां से छलांग मारे हो, आप अज्यूम कर लेते हो कि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो आपका हमेशा जो फ्री फॉल टाइम आएगा, जो एक्सलेशन आएगा, हमेशा गलत आएगा, क्योंकि आप अज्यूम ही गलत कर रहे हो। रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट थोड़ी कर सकते हैं इतनी ऊपर से गिरते हुए। तो लिहाजा जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट गलत यूज करते हो, कोई फॉर्मूला गलत यूज करते हो, या कोई चीज अज्यूम गलत कर लेते हो, तो उसकी वजह से फिर कौन सी एरर पैदा होती है? सिस्टमैटिक एरर। जबकि रैंडम एरर जो होती है वो नॉर्मली किसी इंसानी गलती की वजह से होती है ज्यादातर, मतलब सिस्टम की वजह से भी हो सकती है, ज्यादातर इंसानी गलती की वजह से। तो a random error is normally caused by
A random error is normally caused by a human error. इनके रैंडम एरर आमतौर पे इंसान की वजह से होती है। रीडिंग गलत लिख दी, रीडिंग गलत पढ़ ली, पैरेलक्स एरर हो गई, डिजिट उल्टी लिख दी, काउंटिंग में गलती कर दी, सही है, ये सब ह्यूमन एरर्स हैं, ये रैंडम एरर्स हैं। जबकि आपकी जो सिस्टमेटिक एरर होती है वो उसकी वजह आमतौर पे क्या होती है? A systematic error is usually caused by systematic error is usually caused by a faulty instrument, an incorrect formula, or a wrong assumption. ठीक है, सिस्टमेटिक एरर इस वजह से हो सकती है कि आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो, या आपने जो है वो कोई फॉर्मूला गलत यूज कर रहे हो, या आप किसी चीज के बारे में अज्यूम गलत कर रहे हो, तो आपके सारे आंसर गलत आएंगे। जब सारे आंसर गलत आएंगे तो एवरेज लेने से कोई फायदा नहीं होगा। रैंडम एरर इंसानों की वजह से होती है, कभी आपने एक रीडिंग गलत लिख दी, बाकी सब सही लिखी। जब एवरेज लेंगे तो एवरेज आपका इतना खराब नहीं आएगा, काफी बेहतर आंसर आएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर पे मजीद बात करना चाहें तो उसमें मजीद बात हम ये कर सकते हैं कि देखें, जब रैंडम एरर होती है ना, तो आपकी रीडिंग्स जो होती है ना वो एक्चुअल वैल्यूज के अराउंड स्कैटर्ड होती है। मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें कोई एक्चुअल वैल्यू जो है मिसाल के तौर पर आपकी है 3.5 है, ठीक है। अब अगर कोई आदमी इसको गलती से 3.2 लिख दे तो वो एक्चुअल वैल्यू से छोटी हो गई, और कोई गलती से इसको 5.3 लिख दे तो एक्चुअल वैल्यू से बड़ी हो गई। अब इस तरह की जो गलती है वो तो फिक्स थोड़ी है, आप वैल्यू छोटी भी लिख सकते हो, बड़ी भी लिख सकते हो। तो रैंडम एरर की वजह से जो आपकी रीडिंग्स होंगी वो एक्चुअल वैल्यू से बड़ी भी हो सकती हैं और छोटी भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक एरर करोगे ना तो आपकी रीडिंग जो है ना ऑलमोस्ट ज्यादातर जो है वो या तो एक्चुअल वैल्यू से बड़ी होंगी या छोटी होंगी। मिसाल के तौर पर आपकी एक्चुअल रीडिंग 3.5 आनी थी, अब आपका जो है फॉर्मूला है वो उसमें आप फॉर्मूला गलत लगा रहे हो, फॉर्मूले में स्क्वायर करना होता है, अब स्क्वायर नहीं कर रहा है, तो आपके सारे आंसर जो है कम आएंगे 3.5 से, ऑल आंसर्स कम आएंगे 3.5 से। या फर्स्ट करें फॉर्मूले में स्क्वायर आता था, आप क्यूब कर रहे हो, तो आपके सारे आंसर जो 3.5 से बड़े आएंगे। या फर्स्ट करें आपका वर्नियर कैलिपर जो है वो हर रीडिंग को 0.2 ज्यादा नापता है, तो आपकी सारी रीडिंग जो एक्चुअल से 0.2 बड़ी आएगी। या फर्स्ट करें आपका जो वर्नियर कैलिपर है वो सारे जी रीडिंग 0.2 कम नाप रहा है, तो आपकी सारी रीडिंग जो एक्चुअल आंसर से छोटी आएंगी। तो आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे। मेरा पॉइंट ये है कि जब रैंडम एरर होगी तो आपकी रीडिंग्स जो है वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, यानी कि स्कैटर्ड होंगी। लेकिन सिस्टमैटिक एरर की वजह से आपकी जो सारी रीडिंग्स होंगी वो एक तरफ होंगी, सारी की सारी, वो सारी की सारी जो है या तो आपकी रीडिंग्स बड़ी आ रही होंगी या फिर सारी की सारी रीडिंग्स आपकी क्या आ रही होंगी, छोटी आ रही होंगी। ठीक है, तो रैंडम एरर की वजह से क्या होता है, ड्यू टू रैंडम एरर रीडिंग्स आर scattered around the true value। ठीक है, रैंडम एरर की वजह से रीडिंग्स जो हैं वो ट्रू वैल्यू के अराउंड स्कैटर्ड हुई हुई होती है। लेकिन जो सिस्टमैटिक एरर होती है, ड्यू टू सिस्टमैटिक एरर, ड्यू टू सिस्टमैटिक एरर रीडिंग्स आर either higher than or lower than actual values। यानी कि अगर सिस्टमैटिक एरर होगी तो आपकी रीडिंग या तो एक्चुअल वैल्यू से बड़ी आ रही होंगी या फिर एक्चुअल वैल्यू से छोटी आ रही। ठीक है जी, तो हमने थोड़ी सी बात की रैंडम एरर पे और सिस्टमैटिक एरर पे। मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ एरर दो तरह की होती हैं, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर्स वो होती हैं जो कि आप रीडिंग को रिपीट करके, एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके एवरेज लेके इम्प्रूव कर सकते हैं।
सिस्टमैटिक एरर में आप रीडिंग्स को रिपीट करके और एवरेज लेकर इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। रैंडम एरर आमतौर पे इंसानी गलती की वजह से होती है। सिस्टमैटिक एरर आमतौर पे फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, गलत फार्मूला या गलत असम्पशन की वजह से होती है। रैंडम एरर की वजह से आपकी रीडिंग जो है स्कैटर्ड हो जाती हैं। कुछ रीडिंग एक्चुअल आंसर से बड़ी आ जाती हैं, कुछ एक्चुअल आंसर से छोटी आ जाती हैं। लेकिन सिस्टमैटिक एरर की वजह से आपकी रीडिंग सारी एक तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो सारी रीडिंग्स आपकी एक्चुअल आंसर से बड़ी आएंगी या फिर सारी रीडिंग्स आपकी जो एक्चुअल आंसर से छोटी आएंगी। ठीक है, तो ये हमने थोड़ी सी बात की है टाइप्स ऑफ एरर पे। हाँ बोलो। ये जो पहला पॉइंट है, रैंडम एरर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय रिपीटिंग मेजरमेंट्स एंड टेकिंग एवरेज। इसमें हम जब एवरेज लेते हैं तो अगर कोई वैल्यू बहुत एबनॉर्मली हाई या लो आती है तो हम उसे एक्सक्लूड नहीं कर देते? रूल कर देते हैं एक्सक्लूड। देखो जब कोई वैल्यू बहुत ही एबनॉर्मली हाई या लो आएगी तो अंडरस्टूड होगा ना, तो बंदा पहले देख के समझ जाएगा कि यार यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, उसको काउंट ही नहीं करेगा वो। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अगर मैं जो मेरे हाथ में जो पेन है, मैं इस पेन का मास कर रहा हूँ, मैंने 5 दफा मास किया। एक दफा इसका मास आया 25 ग्राम, एक दफा आया 35 ग्राम, एक दफा आया 30 ग्राम, एक दफा आया 32 ग्राम, एक दफा आया 27 ग्राम, तो मैं सबका एवरेज ले लूंगा। लेकिन फर्स्ट करेगा अगर एक दफा इसका मास आ गया 2.5 किलो, तो अंडरस्टूड है यार पेन तो 2.5 किलो का नहीं होता ना। इसका मतलब है कि या तो मैंने कुछ लिखा गलत है या इंस्ट्रूमेंट पागल हो गया या कुछ मसला हो गया। तो उसको मैं अगर एवरेज में डालूंगा तो मेरा सारा एवरेज बर्बाद कर देगा ना। तो वो तो बेकार बात वाली बात हो जाएगी। वही वाली बात है कि यार आप जो है 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट की टीम होती है, सही है, उसमें बाबर आजम भी होता है, उसमें जो है वो क्या कहते हैं कि उसमें जो है क्या कहते हैं और दूसरे खिलाड़ी भी होते हैं। तो बाबर आजम है तो फवाद आलम भी है, फवाद आलम है तो फिर आपका जो है शुएब मलिक भी है, शुएब मलिक है तो मोहम्मद रिजवान भी है, मोहम्मद रिजवान है तो सरफराज अहमद भी है। तो इसमें क्या होगा, कोई खिलाड़ी जो है ज्यादा अच्छी बैटिंग करेगा, वो कम बैटिंग करेगा, तो एवरेज जो है सब खिलाड़ियों का अच्छा निकल आएगा। लेकिन अगर फर्स्ट करें टीम में अगर मुझे डाल दें और ओपनर भेज दें, तो अगर मैं पूरी सीरीज में मैं तो पहली बॉल पे आउट होके आ जाऊंगा, मुझे तो इतना अच्छा क्रिकेट खेलना नहीं आता। तो मेरी वजह से क्या होगा, मेरी वजह से होगा कि पूरी टीम का एवरेज बर्बाद हो जाएगा। लोग बोलेंगे भाई इसको किसकी सिफारिश पर लगी लेकर आए थे, तो पहली बॉल पे आउट हो जाता है हमेशा, तो उसकी वजह से पूरी टीम का एवरेज खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही जब आप रीडिंग्स लेंगे, अपने 5 रीडिंग्स लें, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। अब एक रीडिंग अगर बहुत एबनॉर्मली बड़ी आ रही है या एबनॉर्मली छोटी आ रही है, तो वो तो फिर एरर थोड़ी है, वो तो ब्लंडर है ना फिर। तो वो तो फिर काउंट ही नहीं होगा ना, उसकी बात हम कर ही नहीं रहे। हम तो बात कर रहे हैं वो जो फ्लक्चुएशन आती है ना मेरी रीडिंग में, 0.2 ज्यादा आ गई, 0.1 कम आ गई, हम उन एरर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई। तो मकसद कहने का है कि 2 तरह की एरर्स आपके एक्सपेरिमेंट में होंगी, रैंडम एरर या फिर सिस्टमैटिक एरर। उसके बारे में मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिए। अभी 3 पॉइंट्स भी याद कर लेंगे तो बहुत है आपके। इसके बाद आगे चलते हैं। अब एरर से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है आगे जो हम डिस्कस करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है जनाब आपका प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये अगला कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे उसको हम कहते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ठीक है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये हमारा चूंकि एरर से रिलेटेड एक टॉपिक है, जिसको भी ये भी डिस्कस करना पड़ेगा, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इस पर बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का फीडबैक लेना चाहूंगा कि आप लोगों के जहन में क्या आइडियाज के बारे में। तो जिससे पूछूं जरा मुझे बताए इस बारे में। मिसाल के तौर पे अलीना सांगी, तुम बताओ जरा, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रिसाइज आंसर एंड व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्यूरेट आंसर? अच्छा, मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गई शायद। अच्छा, इसके अलावा पूछता हूँ, चले फिजा बतूल, तुम बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रिसाइज आंसर एंड व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्यूरेट आंसर? अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक आंसर प्रिसाइज है और मैं आपसे कहता हूँ कि एक आंसर एक्यूरेट है, तो इन दोनों बातों में क्या फर्क है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सर एक्यूरेट आंसर इज लाइक मतलब कंप्लीटली करेक्ट, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट और प्रिसाइज मींस के मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्या? चलो ठीक है, हमजा जैदी साहब आप इस पे जरा इजहार ख्याल करें थोड़ा सा। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक रीडिंग जी प्रिसाइज है, इसका क्या मतलब है, और एक्यूरेट कहूँ तो एक्यूरेट का क्या मतलब है?
सर एक्यूरेट का मतलब कि एग्जैक्ट आंसर से, यानी मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। एक्यूरेट का मतलब एग्जैक्ट आंसर से करीब तर हो, और प्रिसाइज का मतलब है कि एग्जैक्ट आंसर ही हो। एग्जैक्ट आंसर हो, ठीक है। अच्छा भाई, आयशा अमजद आप क्या कहती हैं इस बारे में? आयशा अमजद साहिबा, आप कुछ इज़हार ख्याल करेंगे इस बारे में? अच्छा भाई, आयशा अमजद साहब मेरे ख्याल से इज़हार ख्याल नहीं करना चाह रही। ताहा शेख साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? आप प्रिसाइज का मतलब क्या समझते हैं और एक्यूरेट का मतलब क्या समझते हैं? अब मेरे लिहाज से तो दोनों सेम ही लग रहे हैं मुझे। आपके लिहाज से दोनों सेम है, ठीक है। हारिस साजिद साहब, आप कुछ इस पे मैं चाहूंगा इज़हार ख्याल करें। हारिस साजिद साहब, प्रिसाइज और एक्यूरेट में आपको दोबारा बोले। तो प्रिसाइज का मतलब, हमारी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैं बोल रहा हूँ प्रिसाइज का मतलब है जिसमें थोड़ा सा फर्क हो, और एक्यूरेट का मतलब है जो एग्जैक्ट आंसर हो। एक्यूरेट मतलब पक्का आंसर और प्रिसाइज मतलब पक्के जैसा आंसर। बिल्कुल ऐसे ही है। सर सही है। एक्यूरेट का मतलब कि आंसर रिप्रोड्यूसिबल हो। एक्यूरेट का मतलब आंसर रिप्रोड्यूसिबल हो, और प्रिसाइज का क्या मतलब है? प्रिसाइज मतलब ऑलमोस्ट सेम, प्रिसाइज मतलब मतलब क्लोज हो ऑलमोस्ट। आंसर के। ओके। सर अच्छा, दोनों का और मतलब सेम नहीं है। दोनों का मतलब सेम? अभी तो मैं तुम लोगों को बस तुम लोगों के ख्यालात जान रहा हूँ ना, फिर मैं अपने ख्यालात का इज़हार एक साथ करूंगा। अच्छा ये सर बताओ, सफिया मुसर्रत, सफिया तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ भाई, सफिया मुसर्रत क्या कहती है तुम इस बारे में? सफिया मुसर्रत को शायद आवाज नहीं आ सर रही मेरी। दोनों ऑलमोस्ट नाइस। दोनों सर ऑलमोस्ट दोनों सेम है। ऑलमोस्ट होते हैं। sir, accuracy means close to the correct answer and precise means like closeness to more than two or more than measurements. फिजा बतूल ने काफी जो है कुछ सेंसिबल बात की। हाँ, अस्का फातिमा, आपको आवाज आ रही है मेरी? अभी अस्का फातिमा, आप कुछ कमेंट्री करेंगे इसके ऊपर? अस्का फातिमा को आवाज नहीं आ रही है शायद मेरी। फाकिर वसीम साहब, आप कुछ कमेंट्री करना चाहेंगे इस पे? आपका क्या ख्याल है, प्रिसाइज क्या है और एक्यूरेट क्या है? अच्छा, जो लोग मेरी बात का जवाब नहीं देते ना, मुझे डाउट होता है कि शायद वो क्लास ले नहीं रहे हैं, सिर्फ लॉग इन करके इधर उधर गायब हो गए। तो मैं काफी संजीदगी से सोच रहा हूँ कि या तो आप लोग के कैमराज ऑन करवाऊं मैं, या फिर ये करूँगी जो रिप्लाई ना करे उसको क्लास से रिमूव कर दिया जाए, ताकि वो बिला वजह जो हमें में गलत फहमी ना हो कि वो क्लास ले रहा है। बहरहाल देखिए, अब मैं आपको जो है एक तफसील से इस चीज को समझाता हूँ कि एग्जाम्पल दूंगा, वो एग्जाम्पल सुनिएगा, और उस एग्जाम्पल के आखिर में जो आपको उसका जो लेसन मिलेगा ना, वो लेसन आपको बताएगा प्रिसीजन क्या होती है और एक्यूरेसी क्या होती है। अब मेरी बात और से सुनिएगा। फर्ज करें कि हम जो है ना एक वो बोर्ड गेम खेल रहे हैं, वो जो बोर्ड गेम होता है ना डार्ट्स वाला, तो डार्ट से निशान लगाना होता है, सर्किल होता है ना, सर्किल में करके एक सर्किल होता है, उसके अंदर एक छोटा सर्किल होता है, उसके अंदर एक छोटा सर्किल होता है, उसके अंदर एक बहुत छोटा सर्किल होता है, ऐसा कुछ होता है ना। ठीक है जी, ये डार्ट्स वाला गेम हो रहा है हमारा। ठीक, अब डार्ट्स वाला जो गेम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो डार्ट्स वाला गेम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको इसके बिल्कुल सेंटर में इस जगह निशाना लगाना होता है। अगर आप इस जगह निशाना लगाएंगे तो जाहिर है आपका आंसर परफेक्ट आएगा। यही होता है ना डार्ट्स वाले के। अब फर्स्ट करेंगे हमारे पास 3 लोग हैं, एक जो है वो पर्सन ए है, ठीक है। हर किसी को हम जो है 3-3 डार्ट्स देंगे, इसको हमने 3 डार्ट्स दिए, 1 2 3, यानी कि 3 दफा निशाना लगा सकता है। फिर एक पर्सन बी है,
उसको भी हमने 3 डॉट्स दिए ब्लू कलर के। फिर एक पर्सन सी है, उसको भी हमने 3 डॉट्स दिए ग्रीन कलर के। और फिर एक पर्सन जो है वो डी है, और पर्सन डी को भी हमने 3 डॉट दिया, उसका कलर क्या होगा, ऑरेंज होगा इसका कलर। ठीक है, अब तीनों आएंगे बारी बारी और अपने डॉट्स जो है वो मारेंगे। सबसे पहले हमने ए को बुलाया कि भाई आप निशाना लगाएं। ए ने पहला निशाना यहाँ पे लगाया, दूसरा निशाना यहाँ पे लगाया, और तीसरा निशाना उसने यहाँ पे लगाया। ए ने तीनों निशाने लगा दिए। फिर हमने बी से कहा भाई आप आ जाओ, बी आ गया। बी वाले ने जो है वो एक निशाना यहाँ पे लगाया, ठीक है, एक निशाना यहाँ लगाया, दूसरा निशाना भी उसने यहीं लगाया, और तीसरा निशाना भी उसने बिल्कुल इसके पास लगा दिया। फिर हमने सी वाले को बुलाया कि भाई आप निशाना लगाओ। सी वाले ने एक निशाना यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, और एक यहाँ लगाया, यानी कि समझ लो अक्षय कुमार है वो, बिल्कुल तीनों निशाना बिल्कुल सही लगे उसके। फिर हमने डी वाले को बुलाया कि भाई अब आप आओ। तो डी वाले ने एक निशाना यहाँ लगाया, ठीक है, फिर एक निशाना यहाँ लगाया, फिर एक निशाना यहाँ लगाया। उससे पता चलता है कि वो कुछ शायद गालिबन नशे की हालत में था, उसने अजीबोगरीब निशाने लगाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इन चारों के बारे में कमेंट्री करेंगे। मैं इन चारों के बारे में कमेंट्री करूंगा, फिर आप फैसला कीजिएगा कि इसका क्या मतलब है। जो ये पर्सन ए है, ये पर्सन ए जो है, ये मेरे हिसाब से इसके निशाने एक्यूरेट हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से इसके निशाने एक्यूरेट हैं, लेकिन इसके निशाने जो हैं प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से बी के जो आंसर हैं वो एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट, लेकिन उसके निशाने जो हैं प्रिसाइज हैं। ये जो अक्षय कुमार है ग्रीन वाला, मेरे हिसाब से ये एक्यूरेट भी है और ये प्रिसाइज भी है। और ये गोल्डन वाला जो चौथा आदमी था, मेरे हिसाब से ना तो ये एक्यूरेट है और ना ही ये प्रिसाइज, ठीक है। ये जो निशाने जो लोगों ने लगाए हैं, तो रेड वाला एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, ब्लू वाला प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, ग्रीन वाला एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, और ऑरेंज वाला जो है ना ही एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दी, एग्जाम्पल को आपने देखा सुना गौर से। अब मैं आपका सवाल जो है, सही है, अब मैं अपना जो सवाल है रिपीट करता हूँ और फिर दोबारा आपसे वन बाय वन पूछूंगा और देखूंगा कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अरीबा तुम बताओ, अरीबा कबीर, अब तुम्हारे क्या समझ में आया, एक्यूरेट क्या है और प्रिसाइज क्या है? Sir, B is precise or A is not precise. प्रिसाइज Sir, का क्या मतलब A समझ का में आया? सर प्रिसाइज मतलब कि जो आपने निकाला है उसके अराउंड सारे आंसर्स हों, और ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब है कि जो आंसर है, जो एक्चुअल आंसर है, क्योंकि इसमें 10 एक टाइप से बहुत नियर है, तो उसके करीब आपने जितने डाले हैं तो वो नियर हो, क्लोज हो नोन वैल्यू। गुड गुड, तुमने सही समझने की कोशिश की है, वेरी गुड। अभी अली इफ्तिखार साहब, आपको क्या समझ में आया? अली इफ्तिखार साहब को समझ में आया आपकी बात? जी सर। क्या समझ में आया आपके ख्याल में, प्रिसीजन क्या चीज है और एक्यूरेसी क्या चीज है? सर बेसिकली मेरे ख्याल में ये चीज है कि एक टारगेट बंदे ने सेट करना होता है ना अपनी जिंदगी में, तो वो ठीक किस है, चीज पे प्रिसाइज होता है कि उसका कोई टारगेट है, मतलब वो उसके अराउंड घूमता है। लेकिन जो मेन टारगेट होता है ना, जैसे एक्यूरेसी, एक्यूरेसी होता है मींस फ्री फ्रॉम एरर्स। यू आर नॉट दैट प्रिसाइज बट यू आर फ्री फ्रॉम एरर्स, क्योंकि देखिए उसने एम बुलजाई पे किया, इसका मतलब ही इज एक्यूरेट, ऑल्दो उसके टारगेट्स इतने क्लोज नहीं है, दैट्स व्हाई ही इज नॉट दैट प्रिसाइज। ठीक है, सही है। अभिया हामिद, आप जरा कमेंट करें, क्या समझ में आया आपके ख्याल में प्रिसाइज का क्या मतलब बना और एक्यूरेसी का क्या मतलब बना? हाँ भैया, भैया आप कमेंट कर सकती हैं इसके ऊपर। अस्करी अब्बास साहब, आप कुछ फरमाएं इस बारे में।
अस्करी अब्बास साहब, कुछ समझ में आया आपके? जी सर। क्या समझ में आया? सर यही समझ में आया कि जो मतलब एक्यूरेट का मतलब है कि जो रेंज, जो हमारी जैसे किसी चीज की कोई रेंज होती है कि उसके करीब ही हो। अब प्रिसाइज का मतलब है कि उसके अराउंड ही हो लेकिन ज्यादा करीब नहीं। एक्यूरेट का मतलब है उसके काफी पास। ठीक है, सही है। चलो अब एक एग्जाम्पल और देखें आप लोग। वही आपके चार बंदे हैं, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, एक पर्सन सी है, पर्सन डी है। पर्सन ए लाल रंग का है, पर्सन बी ब्लू रंग का है, पर्सन सी ग्रीन रंग का है, पर्सन डी ऑरेंज रंग का है। अब इनसे हम कहते हैं यार एक एक्सपेरिमेंट करो और आप 5-5 रीडिंग्स लो आप, ठीक है? और आपको 5 रीडिंग्स लेनी है और उन 5 रीडिंग्स में आपको क्या मालूम करना है? 5 रीडिंग्स में आपको वैल्यू ऑफ जी निकालनी सर है। आपकी एक्चुअल वैल्यू है। हाँ भाई बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैं बोलो कह रहा हमजा। हूँ ये नहीं कह सकते कि एक्यूरेसी जो है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है वो एक्यूरेसी होती है, और प्रिसाइजेशन वो होती है जो कि यानी एक ही वैल्यू और वो रिपीट हो रही हो बार बार। आप सही कह रहे हो। मैं इसको जरा और मजीद एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। आपने 5 बंदों से बोला कि यार वैल्यू ऑफ जी निकालो। अब ये बात ध्यान में रखें, वैल्यू ऑफ जी की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 9.8 है, ठीक है? अब पहले लाल वाला आया, पर्सन है, उसने आपको 5 रीडिंग्स निकाल के दी। उसने जब आपको 5 रीडिंग्स निकाल के दी, उनमें एक रीडिंग थी 9.6, एक थी 9.7, एक थी 9.8, एक थी 9.9 और एक थी 10.0, ठीक है? आपने पांचों रीडिंग्स का एवरेज लिया। जब आपने पांचों रीडिंग्स का एवरेज लिया तो उसका एवरेज 9.8 आ जाएगा। उसके बाद पर्सन बी आया, ठीक है? पर्सन बी जो था उसने क्या किया? पर्सन बी ने ये किया कि उसने भी जो है ये 5 रीडिंग्स निकाली। अब उसकी पहली रीडिंग कितनी है? उसकी पहली रीडिंग आई 9.2, फिर आई 9.3, फिर आई 9.2, फिर आई 9.2, फिर आई 9.2। इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 9.2 आ जाएगा। उसके बाद आया पर्सन सी, ठीक है? तीसरा बंदा आया, उसने रीडिंग निकाली 9.8, 9.9, 9.8, 9.8, 9.8। वो एवरेज निकालेगा, एवरेज आएगा 9.8। उसका चौथा बंदा आया, ऑरेंज वाला, पर्सन डी। उसने पहली रीडिंग निकाली 9.9, दूसरी निकाली 12.4, तीसरी निकाली 84.5, छठी उसने निकाली 0.01 और सातवीं उसने निकाली 101.72। और उसका एवरेज पता नहीं क्या है, आई डोंट नो क्या एवरेज है। अब वही कमेंट्री अगर हम इसके बारे में करें दोबारा से, तो पहले वाले को हम बोलेंगे कि यार एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। दूसरा अगर हम बोलेंगे प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। इस वाले को हम क्या बोलेंगे एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। और चौथे वाले को हम क्या बोलेंगे? चौथे वाले को हम बोलेंगे नॉट एक्यूरेट एंड नॉट प्रिसाइज। अब देखिए आपका एक्चुअल आंसर 9.8 था। ये बंदा 9.8 आंसर ले आया लेकिन इसकी जो सारी रीडिंग्स थी वो स्कैटर्ड हैं, फैली हुई हैं। तो ये बंदा एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। इस बंदे की सारी रीडिंग्स जो है फोकस्ड हैं। ज्यादातर रीडिंग्स 9.2 हैं और अगर एक रीडिंग 9.3 है भी तो बहुत मामूली सा फर्क है 9.2 में। ये बंदा प्रिसाइज है क्योंकि इसकी जो रीडिंग्स की रेंज बहुत लिमिटेड है। लेकिन मसला है कि इसका आंसर गलत आ रहा है। आंसर तो 9.8 लाना था ना, 9.2 ला रहा है। तो प्रिसाइज तो है, ये एक्यूरेट नहीं है। ये बंदा जो है इसके सारे आंसर एक जैसे आ रहे हैं 9.8, 9.8, 9.8 से भी एक में थोड़ा सा फर्क आया है पॉइंट का, और उसका एवरेज भी बिल्कुल सही आ रहा है 9.8। ये बंदा एक्यूरेट भी है और ये बंदा प्रिसाइज भी। और इस बंदे के सारे आंसर्स बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं, जो प्रिसाइज नहीं है, और आंसर भी गलत आ रहा है इसका, तो एक्यूरेट भी नहीं है। तो एक्यूरेट होने का मतलब ये होता है कि आपका आंसर करेक्ट कितना है। मिसाल तौर पर अगर आपको आंसर लाना है 11.5, तो आपका आंसर आपकी रीडिंग 11.5 से जितनी करीब होगी उतना जो है आपका आंसर एक्यूरेट होगा। और प्रिसाइज होने का मतलब अलग है। प्रिसाइज जरूरी नहीं है कि आप एक्यूरेट भी हो, आप बगैर एक्यूरेट हुए भी आप प्रिसाइज हो सकते हैं। आप बगैर एक्यूरेट हुए भी प्रिसाइज हो सकते हैं। फर्ज करें आपको 11.5 आंसर लाना है
आप आंसर लाए जा रहे हैं 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5, सारे आंसर गलत आ रहे हैं आपके, आप एक्यूरेट नहीं हो, लेकिन आप प्रिसाइज हो, वो सारे आंसर एक जैसे आ रहे हैं आप। और वही वाली बात है कि अगर फर्ज करें कि एक हम अभी टेस्ट लेते हैं फिजिक्स का, हर फिजिक्स का टेस्ट जो है 10 मार्क्स का होता है, उसमें से आपको 8 लाने हैं पास होने के बाद। अब अगर फर्ज करें आप हमेशा 10 में से 3 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 लेकर आते हो, तो इसका मतलब है आप हर टेस्ट में फेल हो जाते हो। अगर आप हर टेस्ट में फेल हो जाते हो तो आप एक्यूरेट तो नहीं हो, क्योंकि आपका टारगेट तो 8 था, आप 3 लेकर आ रहे हो। लेकिन आप प्रिसाइज हो, प्रिसाइज इसलिए हो कि आपके बेशक आप हर टेस्ट में फेल हो रहे हो, लेकिन सारे टेस्ट में नंबर तो एक जैसे आ रहे हैं ना, 3 3 3 3 3 3। तो प्रिसाइज होने का मतलब ये है कि आपकी रीडिंग एक जैसी होनी चाहिए, एक्यूरेट होने का मतलब है कि रीडिंग सही होनी चाहिए। अब अगर आपकी रीडिंग जो है वो एक जैसी तो आ रही है लेकिन गलत आ रही है, तो आप प्रिसाइज हो लेकिन एक्यूरेट नहीं। अगर आपकी आंसर सही आ रहा है लेकिन रीडिंग एक जैसी नहीं आ रही है, तो आप एक्यूरेट हो लेकिन प्रिसाइज नहीं हो। अब अगर आपकी रीडिंग भी एक जैसी आ रही है और आंसर भी सही आ रहा है, तो आप एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो। अगर आपकी ना तो रीडिंग एक जैसी आ रही है और ना ही आपका आंसर जो है करेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि फिर आप ना ही एक्यूरेट हो ना ही आप प्रिसाइज हो। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि प्रिसाइज होने का मतलब ये है, तो बॉटम लाइन ये है कि आपका अगर आंसर जो है वो ट्रू वैल्यू से करीब तरीन है, तो वो एक एक्यूरेट आंसर है। लेकिन अगर आपके आंसर्स, आपकी रीडिंग्स अगर आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, या वो उनकी जो रेंज ऑफ आंसर्स आपकी बहुत लिमिटेड है, विद इन अ नैरो रेंज अगर आपके आंसर्स हैं, तो फिर आपकी जो रीडिंग्स हैं वो प्रिसाइज। ठीक है, अब हम इसका मतलब यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम मतलब लिखेंगे किसका? सबसे पहले मतलब लिखेंगे एक्यूरेसी का। और मतलब प्रिसिजन प्रोडक्टिबिलिटी पे आता है। प्रिसिजन किस पे आता है? प्रोडक्टिबिलिटी। कौन सी बिलिटी? प्रोडक्टिबिलिटी कि आप कितना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो। एक प्रोडक्टिविटी होता है, प्रोडक्टिबिलिटी थोड़ी होता है यार। प्रोडक्टिविटी इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। मतलब देखो बात ये है कि आप जो है ना, प्रिसीजन का मतलब कंसिस्टेंसी है आपकी। कंसिस्टेंसी होता है ना मुस्तकिल मिजाजी, यानी एक ही चीज को बार बार करना। वो सही गलत एक अलग चीज है, लेकिन एक ही चीज को बिल्कुल उसी अंदाज से बार बार रिपीट करना, दैट इज योर प्रिसीजन, जिसको आप कंसिस्टेंसी भी कह सकते हैं। एक्यूरेसी का मतलब मैं आपको क्या बताया? एक्यूरेसी का मतलब मैंने आपको ये बताया है कि हाउ क्लोज योर रीडिंग्स आर how close your readings are to the true value, यानी कि आपकी रीडिंग्स जो है ट्रू वैल्यू से कितनी करीब हैं, ये एक्यूरेसी है। और प्रिसीजन का मतलब क्या है? प्रिसीजन का मतलब ये है कि हाउ क्लोज योर रीडिंग्स आर विद ईच अदर। ठीक है, हाउ क्लोज योर रीडिंग्स आर विद ईच अदर। ठीक है, यानी कि प्रिसीजन जो बेसिकली रेंज ऑफ रीडिंग्स से जो डिटरमिन होती है। रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ रीडिंग्स जितनी शॉर्ट होगी, यानी कि जितनी कम रेंज के अंदर आपकी सारी वैल्यूज आ रही होंगी, आपकी रीडिंग उतनी प्रिसाइज होगी। और एक्यूरेसी जो है इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी जो है वो ट्रू वैल्यू से कितने करीब रीडिंग्स है, दैट इज एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये आपका एक्यूरेसी भी हो गया और ये आपका प्रिसीजन भी हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर जो है वो कुछ थोड़ा सा एनालिसिस और करें इसका। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एनालिसिस और करते हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज करें मैं अगर आपसे कहता हूँ कि मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, और ग्राफ जो बना रहा हूँ मैं, इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पे मैं लूंगा एक पर्टिकुलर रीडिंग। ग्राफ के एक्सिस पे मैं लूंगा एक पर्टिकुलर रीडिंग, और वाई एक्सिस पे मैं लूंगा नंबर ऑफ टाइम्स द रीडिंग इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो मैं और तमीज से बनाता हूँ उसको मजीद, एक मिनट दीजिए।
आपको जरा मजीद तमीज से बनाया जाए तो पता है। हम एक ग्राफ बना रहे हैं। इस ग्राफ में क्या होगा, हम कुछ रीडिंग्स लेंगे। अब जो रीडिंग्स होंगी हमारी वो आएंगी एक्स एक्सिस पे। जो भी रीडिंग होगी वो हमारी एक्स एक्सिस पे आएगी और वाई एक्सिस पे हम ये लिखेंगे कि वो रीडिंग कितनी दफा आई, नंबर ऑफ टाइम्स रीडिंग्स इज ऑब्टेन्ड। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि हमारे पास एक रीडिंग है 1, एक रीडिंग है 2, एक रीडिंग है 3, एक रीडिंग है 4, एक रीडिंग है 5, एक रीडिंग है 6, एक रीडिंग है 7, एक रीडिंग है 8, एक रीडिंग है 9, एक रीडिंग है 10, एक रीडिंग है 11। और इसमें जो हमारी एक्चुअल रीडिंग है, यानी कि जो असल में हमारा आंसर है वो 6 है। हमारी जो एक्चुअल रीडिंग है, जो हमारा आंसर होना चाहिए, जो हमारी ट्रू वैल्यू है वो 6 है। वो हम बहुत सारी रीडिंग्स लेंगे, तो हम बहुत सारी रीडिंग लेंगे तो कभी हमारा आंसर 6 आएगा, कभी 6 से बड़ा आएगा, कभी 6 से छोटा आएगा, डिपेंड करेगा कौन सी एरर हो रही है, क्या हो रही है। यहाँ पर हम ये ग्राफ जो स्केच करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके एक्स एक्सिस पे हम रीडिंग लेंगे और वाई एक्सिस पे हम ये लेंगे कि वो रीडिंग कितनी दफा आई हमारी। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम ये लेंगे रीडिंग कितनी दफा आई। मिसाल के तौर पर ये 1 दफा रीडिंग आएगी, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा, 7 दफा और 8 दफा। ठीक है, ये हम जो है रीडिंग्स लेते वक्त हमने एक ग्राफ बनाया रीडिंग्स को का एनालिसिस करने के लिए कि कोई रीडिंग कितनी दफा आती है। फर्स्ट करें हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, पहले एक्सपेरिमेंट में रीडिंग जो 2 है वो 1 दफा आई, रीडिंग 3 जो है वो 2 दफा आई, रीडिंग 4 जो है वो 3 दफा आई, रीडिंग 5 जो है वो 4 टाइम्स आई, रीडिंग 6 जो है वो मिसाल के तौर पर 7 टाइम्स आई, रीडिंग 7 जो है वो 4 टाइम्स आई, रीडिंग 8 जो है वो 3 टाइम्स आई और रीडिंग 9 जो है वो 2 टाइम। बाकी जो है आपकी जो 1 है वो 0 टाइम आई और 10 जो है 0 टाइम आई, 1 दफा भी नहीं आई। जब आप ये ग्राफ स्केच करेंगे तो ग्राफ कुछ इस शक्ल को अख्तियार करेगा, समथिंग लाइक दिस। ये इस तरह का ग्राफ बना। ठीक है, अब यही ग्राफ हम दोबारा बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक और सेट ऑफ रीडिंग्स के लिए। अब ये ग्राफ हम दोबारा बनाएंगे फॉर अनदर सेट ऑफ रीडिंग के लिए। फर्ज करें कि अब की दफा हमारी जो है जो रीडिंग 1 है वो 1 दफा भी नहीं आई, 2 जो है वो 2 दफा आई है, 3 जो है वो 5 दफा आई है, 4 जो है वो हमारी 7 दफा आई है, 5 हमारी 5 दफा आई है, 6 हमारी 2 दफा आई है और इसके अलावा 7, 8, 9, 10 हमारी रीडिंग नहीं आई, 7 0 दफा आई। तो अब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस शेप का बनेगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ऑलराइट। इसमें फुल प्रिसाइज होगा। ये मैं इस पे कमेंट करता हूँ, पहले मुझे ग्राफ सारे बनाने दो, फिर मैं इस पे कमेंट करता हूँ। उसके बाद फिर हमने इसी ग्राफ को फिर दोबारा से स्केच किया फॉर अ डिफरेंट सेट ऑफ रीडिंग्स। इसी ग्राफ को हमने दोबारा स्केच किया फॉर अ डिफरेंट सेट ऑफ रीडिंग्स। तो वहां पे हमें पता चला कि भाई हमारी जो है वो 5 रीडिंग जो है वो सिर्फ 1 दफा आ रही है, 7 रीडिंग 1 दफा आ रही है और 6 रीडिंग हमारी 8 दफा आ रही है, 8 टाइम्स आ रही है। तो हमारा ग्राफ जब की दफा यूं करके बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, और फिर हमने एक दफा और बनाया इस ग्राफ को फॉर अनदर सेट ऑफ रीडिंग्स। तो पता ये चला कि यहाँ पर हमारी रीडिंग 1 जो है वो 0 टाइम आ रही है और ये चले 1 जो है हमारी 1 टाइम आ रही है और 2 जो है हमारी 8 टाइम्स आ रही है और 3 भी 1 टाइम्स आ रही है। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से करके बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब इन ग्राफ्स को देखकर हम ना बहुत सारी कमेंट्री कर सकते हैं। इन ग्राफ को देख के हम बहुत सारी कमेंट्री कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो हमने ग्राफ बनाया है अभी, इस ग्राफ में आप देखें
तो इस ग्राफ में जब आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आपका 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 से कम भी रीडिंग्स हैं काफ़ी सारी, 6 से ज़्यादा रीडिंग्स भी हैं काफ़ी सारी, और जब आप इनका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज तकरीबन 6 आ जाएगा। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप एक एक्यूरेट जो है वो मेजरमेंट कहेंगे, इसको आप एक एक्यूरेट मेजरमेंट कहेंगे। अब इसको एक्यूरेट तो कहेंगे लेकिन इसको आप प्रिसाइज नहीं कहेंगे। प्रिसाइज क्यों नहीं कहेंगे? प्रिसाइज इसलिए नहीं कहेंगे इसको आप, क्योंकि रीडिंग्स जो हैं ये रीडिंग्स बहुत फैली हुई हैं, स्कैटर्ड है, जबकि प्रिसाइज रीडिंग जो होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, कम रेंज के अंदर होती हैं। अब मुझे बताएं कि ये जो रीडिंग है एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, इस रीडिंग को लेते वक्त जो एरर्स हुई हैं आपके ख्याल में वो रैंडम एरर्स हैं या सिस्टमैटिक एरर ज्यादा हुई हैं? इसमें रैंडम एरर ज्यादा हुई हैं, सिस्टमैटिक एरर ज्यादा हुई हैं, ये बताएं। इस एक्सपेरिमेंट में रैंडम एरर ज्यादा हुई है। कोई देखिए हमने पढ़ा था कि रैंडम एरर से रीडिंग स्कैटर्ड हो जाती है, जबकि सिस्टमैटिक एरर से सारी रीडिंग्स एक तरफ चली जाती हैं। तो या तो रीडिंग दोनों तरफ है आपकी, यहाँ पर जो है वो रैंडम एरर ज्यादा ऑब्वियस है कंपेयर टू, ठीक है, रैंडम एरर इज ग्रेटर देन सिस्टमैटिक एरर। इस एक्सपेरिमेंट में रैंडम एरर ज्यादा हुई हैं कंपेयर टू सिस्टमैटिक एरर्स, ठीक है। यहाँ पर रैंडम एरर ज्यादा हुई हैं क्योंकि रीडिंग्स फैली हुई है, सिस्टमैटिक एरर भी हुई होगी लेकिन वो रैंडम के मुकाबले में कम होगी। इधर आ जाएं आप, ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आपका एवरेज यहाँ कहीं आएगा, मतलब 3 और 4 के बीच में कुछ एवरेज आएगा जो कि गलत हो। तो इन रीडिंग्स के बारे में हम क्या कहेंगे, इन रीडिंग्स के बारे में हम ये कहेंगे कि ये रीडिंग्स एक्यूरेट नहीं, इन रीडिंग्स के बारे में हम ये कहेंगे कि ये रीडिंग्स एक्यूरेट नहीं है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये रीडिंग्स जो हैं ये स्कैटर्ड भी हैं साथ साथ, तो ये रीडिंग्स प्रिसाइज भी नहीं है, ठीक है। ना ही ये रीडिंग्स एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है, क्योंकि फैली हुई है, 1 से लेकर 7 तक फैली हुई है और एक्यूरेट भी नहीं आ रही। और इसमें जो है मुझे लगता है कि रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर दोनों होंगी, लेकिन रैंडम एरर के मुकाबले में सिस्टमैटिक एरर ज़्यादा होगी। इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि सिस्टमैटिक एरर की वजह से सारी रीडिंग्स आपकी ज़्यादातर जो होती हैं वो या तो छोटी होती हैं बड़ी होती हैं, इसमें ज़्यादातर रीडिंग्स छोटी हैं एक्चुअल वैल्यू से। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक एरर रैंडम के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा होगी। यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, तो ये एक्यूरेट भी है, ठीक है, और ये जो है प्रिसाइज भी है, मतलब सारी रीडिंग्स जो हैं वो एक जैसी हैं। और चूंकि ये परफेक्ट रीडिंग्स हैं ये, तो इसमें जो है रैंडम एरर सिस्टमैटिक एरर नेग्लिजिबल होंगे। इसको देखें, इस रीडिंग में अगर आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज तकरीबन 2 के करीब कोई एवरेज आएगा, ज़्यादातर रीडिंग्स 2 ही आ रही हैं इसमें, तो ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि इसका आपका आंसर सही नहीं आएगा। लेकिन ये सारी रीडिंग प्रिसाइज हैं क्योंकि आप देख सकते हैं सारी रीडिंग जो हैं वो यहाँ पर जो है एक जैसी आ रही हैं तकरीबन। और इसमें जो है सिस्टमेटिक एरर बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि सारी रीडिंग्स आपकी जो है वो कम आ रही हैं और तकरीबन 2 के करीब आ रही हैं। यहाँ पर आपकी सिस्टमेटिक एरर जो है वो बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर टू रैंडम एरर। देखिए इस तरह के जो ग्राफ्स होते हैं, रीडिंग्स के जो ग्राफ्स होते हैं, इनको देखकर आप एक पिक्टोरियल जो है इंप्रेशन ले सकते हैं। देखें एक बात याद रखें, मैं आपको इसके शॉर्टकट बताता हूँ। आपकी जो ग्राफ की पीक है वो सेंटर के जितने करीब होगी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी। अगर आपके ग्राफ की पीक सेंटर के पास है या सेंटर के ऊपर है तो ग्राफ एक्यूरेट होगा। अगर आपका ग्राफ जो है वो उसकी जो बेस है वो स्ट्रेच हुई हुई है तो स्ट्रेच होने का मतलब ये है कि वो प्रिसाइज नहीं होगा। अगर उसकी बेस जो है वो स्ट्रेच नहीं हुई है, उसकी बेस जो है बहुत छोटी है, ग्राफ की बेस बहुत शॉर्ट है, तो वो प्रिसाइज होगा। अगर पीक जो है वो सेंटर के ऊपर आ रही है तो वो एक्यूरेट होगा। अगर पीक जो है वो सेंटर से लेफ्ट पर आ रही है, सेंटर से राइट पर आ रही है तो वो एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगर रीडिंग्स दोनों तरफ स्कैटर हुई हुई हैं तो रैंडम एरर होगी। अगर सारी रीडिंग्स एक तरफ फोकस हुई हुई हैं तो सिस्टमैटिक एरर होगी। तो ये ग्राफ को देखकर आप अच्छा खासा अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी रीडिंग एक्यूरेट है, कौन सी रीडिंग प्रिसाइज है, कहाँ पर रैंडम एरर ज़्यादा है, कहाँ पर सिस्टमैटिक एरर ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। कल की क्लास में इंशाल्लाह इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और उसकी वर्कशीट जो है उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कल मैं मज़ीद इस पर थोड़ा सा रिव्यू करूंगा 2-4 मिनट का और फिर इसकी वर्कशीट सॉल्व कराऊंगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला।
कल क्या दिन है? कल वेडनेसडे, कल तो क्लास होती है ना आप लोगों की? मेरे ख्याल Yes, से sir. होती है क्लास। चलो सही, कल इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वापस